Hello student, welcome to the second session for the class 10th Nurture Mathematics, and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. And as you know that we have already covered the lecture 1 and started the topic called real number for the class 10 mathematics. ठीक है, लास्ट के जो लेक्चर हुआ था, जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो हुआ था, अगर वो किसी ने नहीं देखा है और वो ये इस वीडियो से स्टार्ट कर रहा है तो आई एडवाइज देम कि वो पहले लेक्चर 1 को देखे। उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने काफी बातें की थी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन में क्या डिफरेंस होता है, हाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन, कैसे आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, किस तरह से आप डाउट्स पूछोगे, और फिर ये सारी चीजें जब कलेक्टिवली आपको पता चल जाए तो फिर हमने लेक्चर भी स्टार्ट किया था रियल नंबर के बारे में और हमने डिफाइन किया था। वो चीजें भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज के सेशन से ज्वाइन करें, जो आज के लेक्चर से स्टार्ट किए, तो आई एडवाइज देम कि वो लेक्चर 1 को पहले नोट करें और उसके बाद यहाँ पे लेक्चर 2 पे आए। ठीक है, दूसरी बात, आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम रियल नंबर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था और रियल नंबर को हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, जो क्लास 7th 8th में हम पढ़ते आए हुए हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और फिर हमने रैशनल और इरेशनल की कैटेगराइज किया था। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, बेसिकली दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं जो हम डील कर रहे होते हैं नंबर सिस्टम में, वो सारे रियल नंबर होते हैं और उनकी कैटेगराइजेशन होती है रैशनल और इरेशनल के बारे में। ये रैशनल और इरेशनल की कैटेगराइजेशन हमें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द क्लास 9, लेकिन इसका ही जो अपर वर्जन है वो हम क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि रैशनल नंबर के अंदर 2 कैटेगराइजेशन होती हैं, एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव, और इरेशनल बेसिकली क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग नंबर होते हैं। रिक्वेरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद कोई पार्ट या कोई डिजिट्स रिपीट कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उसको हम रिपीटेटिव कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग केस में। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम ऑलरेडी 9th क्लास में डिस्कस करके आए। मैंने आपसे ये कहा था कि जब इसकी जरूरत होगी तो हम इस पे और डीप डीप करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना जानते हैं, नंबर थ्योरी के बारे में बस इतना जानते हैं कि नंबर कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं और इनके क्या क्या डिवीजन होते हैं, इनके क्या क्या सब पार्ट्स होते हैं। ओके, नाउ उसके बाद हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एल्गोरिथम सीखा था वो यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखा था, और वो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो जैसे ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको आप रिलेट कर सकते हो 2 होल नंबर के केस में, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर बी एंड ए आर द पॉजिटिव इंटीजर एंड क्यू आर द होल नंबर। और मैंने ये बताया था कि बेसिकली ये क्या है, ये डिवीजन एल्गोरिथम को लिखने का दूसरा रीस्टेटमेंट है। ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम को लिखने का एक दूसरा स्टेटमेंट है। जैसे कोई नंबर 5 है, उसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो एक क्वोशंट आएगा जिसको हमने बोला है क्यू, और एक रिमाइंडर आएगा जिसको हमने बोला रिमाइंडर आर। ठीक है ना, तो 5 इज 3 टाइम्स 1 प्लस 2 लिखा जा सकता है, ये एक फॉर्म था। यहाँ पे मैंने आर के बारे में काफी डिस्कशन किया था कि जैसे ए तो डिविडेंड हो जाता है, बी यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, क्यू क्वोशंट हो जाता है और आर रिमाइंडर हो जाता है। तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजन से छोटा होगा, और किससे बड़ा होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और हमेशा बी से छोटा होगा, यानी किससे छोटा होगा, डिवीजर से छोटा होगा। तो एक रिलेशन हमने लिखा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और उस पर काफी डिटेल डिस्कशन किया था, और इससे हमने ये देखा था कि दुनिया के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। यानी अगर आप चाहो तो दुनिया के सारे नंबर को 2 से डिवाइड करके लिख सकते हो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है और 1 आ सकता है, क्योंकि डिवीजर क्या हो गया है, 2 हो गया है, तो 0 या 1 रिमाइंडर आएगा। तो हमने देखा था कि 2q या 2q प्लस 1 की फॉर्म बनती है, क्योंकि r ज्यादा 1 से ज्यादा जा नहीं सकता है। इसी तरह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 की फॉर्म देखी थी। इसमें हमने ऑड इवन का भी हमने एनालिसिस किया था कि कौन से नंबर 2q और 2q प्लस 1 या 3q या 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 या 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 के अंदर कौन से नंबर ऑड नंबर है, कौन से इवन नंबर है, ये भी डिस्कशन किया था। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, यहीं से आगे बढ़ेंगे, और आज के सेशन इंपॉर्टेंटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्या कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को आप कैसे यूटिलाइज करते हो क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिविजिबिलिटी चेक की जाती है कि कोई नंबर ये पॉजिटिव इंटीजर है या ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ये इस नंबर से डिविजिबल है, ये आप प्रूव करो। या फिर एक हम देखेंगे कि इसके अंदर इसका एप्लीकेशन एचसीएफ फाइंड करने पे भी है कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज यूक्लिड लेमा डिवीजन, टू आइडेंटिफाई द एचसीएफ ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 2 टॉपिक पे आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन बिफोर मूविंग टू द व्हाइट नोट कि हम लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको अगेन रिमाइंड कराना चाहूंगा कि नोट्स जरूर बनाते रहें, नोट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। जितना भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, चाहे रिटन फॉर्म में हो चाहे पिक्चरल फॉर्म में हो, वो आपको अपनी कॉपी में फेयर आउट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपने दिमाग में रखना है। बिल्कुल भी कैजुअल मूव में आपको ये वीडियो नहीं देखने के हैं। आराम से इसको फॉर्मल वे में रखिए, चेयर और टेबल पे आप नोट्स को बनाइए, जैसे जैसे आप चीजों को देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, उसको कॉपी आउट करते चले जाइए। ओके, सो विद दैट नोट वी आर लेट अस स्टार्ट विद द टुडे सेशन। थैंक यू।
Hello students, welcome to the lecture 2 for the online series for the class 10th Nurture Mathematics, and myself is Tabib Siddiqui, and as you know that I am going to take the mathematics part for your session in this particular online series. We have already got the introductory lecture in the previous one that I have explained that why we are moving to the online series and how you are going to utilize the opportunity available through this platform. Okay. और मैंने नोट्स बनाने को आपको कहा था कि नोट्स अच्छे से बनाओ, आप जो क्वेरीज वगैरह हैं वो कैसे आपको सॉल्व करनी है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट सेशन. ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विद द रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर हमने नंबर थ्योरी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, एंड होल नंबर्स की सीरीज़ क्या है, इंटीजर्स की सीरीज़ क्या है, दोज काइंड्स ऑफ टॉक वी हैव ऑलरेडी डन. उसके बाद हमने रियल नंबर के लिए जो क्लास 10th के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, दैट इज़ द यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, यानी दुनिया में दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में एक यूनिक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ क्यू इक्वल्स टू आर. ठीक है ना, दैट इज़ क्यू और आर, यानी होल नंबर के बीच में, यानी किसी भी नंबर ए को अगर आप बी से डिवाइड करते हैं और ए बी और बी आपके लिए पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक क्यू और आर होल नंबर अगर एग्जिस्ट करेगा तो उन चारों के बीच में ये एक रिलेशन सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, और इसी की बेसिस पे व्हाट वी हैव डिसाइडेड, हमने एक और भी अच्छी थ्योरम पढ़ी थी कि दुनिया में आप किसी भी नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर्स को आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो. आइदर यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2, या तो देखो दुनिया में जितने भी नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो या तो 2 से डिविजिबल होंगे, या 3 से होंगे, या 4 से होंगे. इफ़ यू वांट देम टू राइट इन द फॉर्म ऑफ 2, तो आपको ये पता होगा कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर में रिमाइंडर जो आ सकता है वो 0 और 1 आ सकता है. इस पर डिटेल डिस्कशन हो चुका था. ठीक है ना, यानी यहाँ इसमें जो आर की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो वैल्यू 0 से या तो बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, फिर बी से छोटी होगी. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको दिमाग में बैठाना है. जब तक ये दिमाग में नहीं बैठेगा इस चैप्टर का जो मज़ा है वो आपको नहीं समझ में आएगा. सो फॉर दोज स्टूडेंट जो यहाँ पे जिन्होंने इस सेशन से ज्वाइन किया है, आई एडवाइज देम कि यहाँ पे सेशन को पॉज करें और गो बैक टू द लेक्चर 1, उसको आप अच्छे से समझें, उसको सुने, नोट्स तैयार करें, एंड देन कम बैक टू अगेन रीड दिस लेक्चर नंबर 2. उससे क्या होगा कि आपका जो रिदम है वो टूटेगा नहीं. अदरवाइज़ आपको ये लग रहा होगा कि उस लेक्चर में कोई खास हुआ नहीं है. ऐसा नहीं है, उस लेक्चर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा है, और नंबर के बारे में हमने, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, ये यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा है या फिर आप इसको डिवीज़न एल्गोरिथम भी कह सकते हो, इसको हमने अप्लाई करना सीखा है. तो जो कुछ हमने पढ़ा है, मैंने आपको ये बताया था, दुनिया में अगर किसी भी नंबर को आपको 2q के फॉर्म में अज्यूम करना है तो आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर को 2q या 2q+1 की फॉर्म में लिख सकते हो. अगर 3q की फॉर्म में लिखना है तो आप बोलोगे सर 3q+1 और 3q+2 की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये 2 तक क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे अगेन b की वैल्यू 3 है और रिमाइंडर 2 तक जा सकता है. 4q की फॉर्म में लिखना है तो 4q+1, 4q+2 एंड 4q+3 काइंड ऑफ थिंग. अच्छा, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट अपन कंसेप्ट, एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चंस के बेसिस पे अपन ये डिसाइड करेंगे कि इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या क्या सीरीज़ का क्या क्या मतलब हो सकता है. ये सारी चीज़ें अपन अभी देखते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू टेक सम फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम. उन क्वेश्चन का एक पैटर्न प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ना, यानी इस टाइप के, इस फॉर्मेट के रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यानी इसी चीज़ पे क्वेश्चंस को रिलेट करके पूछा गया है. एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो हर बार डिफरेंट रहते हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल थिंग है, जो आपको यूज़ करना है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं और इसी कंसेप्ट को मॉडिफाई आगे करके आगे बढ़ाएंगे. जैसे कि अगर मान लीजिए कि शो डैट यू हैव टू प्रूव डैट, शो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर. ये अभी अपन कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन फॉर्मली वे में इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, is of the form 2q, and that every positive odd integer is of the form of 2q+1, is of the form of 2q+1 where q is any integer, और होल नंबर भी आप कह सकते हो ना, q is any integer. नाउ
व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि आपको ये शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, ठीक है, वो या तो 2q की फॉर्म के होंगे या 2q+1 की फॉर्म में होंगे। एज यू नो डैट या यूक्लिड लेमा से हमने ये सीखा है कि दुनिया में पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव इंटीजर के बीच में जो एक रिलेशन होता है, या डिवीज़न एल्गोरिथम से जो हमने सीखा है, वो क्या सीखा है कि दुनिया में पॉजिटिव इंटीजर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, a = bq+r, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से 1 के बीच में। अब ये फॉर्म जो यहाँ पे जो कह रहा है, ये नंबर अपने को 2q की फॉर्म में अज्यूम करने को कह रहा है, ठीक है ना। 2q की फॉर्म में अज्यूम करने को मतलब कह रहा है कि a को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो एज यू नो दैट कि अगर हम a को 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना, r की वैल्यू 0 हो सकती है, या रिमाइंडर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू या तो a की वैल्यू या तो 2q होगी या 2q+1 होगी। अब a की वैल्यू अगर 2q है तो उसका मतलब क्या है कि इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2, और अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो उसका क्या मतलब है कि जो मल्टीपल ऑफ 2 नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो दुनिया के जितने भी नंबर हैं अगर उसको 2 की फॉर्म में लिखें तो या तो 2q लिख सकते हैं या 2q+1 लिखते हैं, और 2q वाले फॉर्म को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो इवन नंबर है क्योंकि q एक यानी इंटीजर है ना। और 2q+1 यानी इवन नंबर के जस्ट एडजेसेंट वाला नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि ये एक ऑड नंबर है। गेटिंग इट। तो दिस इज हाउ द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि अगर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो क्लियर क्वेश्चन आपको बहुत वेरी मच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और अगर क्वेश्चन लें इसी कंसेप्ट पे, अगर सिंपल से एक और क्वेश्चन ले कि शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये सोलो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसको भी ऐसे समझ लेते हैं, इसमें एक पार्ट ही करते हैं। शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 where q is some integer। ओके, ये वाले फॉर्म का है, आपको समझना है। तो इसके अंदर आप क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करें तो आपको यहाँ पे चीज़ें एक क्लियर आएगी कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको अगर 4q की फॉर्म में लिखना है तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अपन या तो लिख सकते हैं जैसे कि यूक्लिड लेमा लगाएं तो यूक्लिड लेमा हमें दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में रिलेशन क्या देता है, a = bq+r, और r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से b के बीच में हो सकती है। अब अगर मैं b की वैल्यू 4 यूज़ करता हूँ तो a की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 4q आ सकती है, ठीक है ना, a की वैल्यू 4q आ सकती है, और क्या आ सकती है, a की वैल्यू 4q+1 आ सकती है, ठीक है ना, और क्या आ सकती है, a की वैल्यू 4q+2 आ सकती है। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, अगर b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू 0 से 4 के बीच में वेरी करेगी। तो लास्ट वैल्यू क्या आ सकती है, a की वैल्यू 4q+3 आ सकती है, ठीक है ना, 4 तो हो नहीं सकता है। अब आप नोटिस करो कि अगर a की वैल्यू 4q है तो ये इवन नंबर आ जाएगा, क्योंकि 4 के जितने भी मल्टीपल होते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं, और ये क्या हो जाएगा, इवन के जस्ट बाद वाला नंबर ऑड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑड के जस्ट बाद वाला नंबर इवन हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है ना ये सारे, 4q में बस एक ऐड 1 किया, इसमें 1 प्लस किया तो दूसरा इंटीजर, उसके बाद वाला इंटीजर में +1 करोगे तो आ जाएगा, तो ये लास्ट वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि 4q+1 एंड 4q+3 सॉरी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ रहे हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिक नेसेसिटी थी कि हम इस कंसेप्ट को बेसिक फॉर्म में जो समझ पा रहे हैं वो हमें क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स तो इसी चीज़ को आप 10 बार पूछिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो इस कंसेप्ट पे बेस है वो तभी अपने से सॉल्व होंगे कि जब हम नंबर को अज्यूम करना सीखें। अगर 2q की फॉर्म में कभी अज्यूम करना पड़ रहा है तो हम 2q की फॉर्म में अज्यूम करेंगे, और 2q की फॉर्म में जैसे नंबर अज्यूम करते हैं तो 2q+1 ऑड नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इवन नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन हमसे किसी और फॉर्म में अज्यूम करने को बोल रहा है, जैसे 4q की फॉर्म में अज्यूम करने को बोल रहा है, तो 4q की फॉर्म में अगर हम अज्यूम करते हैं तो वहाँ पे ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन किसे कहते हैं। तो ये सारे की चीज़ें क्लियर होने के बाद जो पास्ट प्रीवियस पेपर के अंदर, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं जो प्रीवियस साल में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर, और इस क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको प्रूव करना है, शो डैट
show that n square minus 1 is divisible by 8, ठीक है, if n is a positive odd integer। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f n is an odd positive integer। अब पहले तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करने से पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से होगा, ठीक है। तो हमने अगर इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, क्यों कर लिया है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट। कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा, जब 8 उसका फैक्टर निकल आएगा, ठीक है ना, 8 का मल्टीपल हो जाएगा। अब लेकिन n स्क्वायर माइनस 1, अब इसके अंदर n क्या है, वो कह रहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो कुछ स्टूडेंट्स को स्टार्ट करेंगे कि n की वैल्यू अज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, n की वैल्यू लेंगे 3, n की वैल्यू लेंगे 6, 5, 7, 9। तो उसको ऐसे उससे जनरलाइज नहीं कर सकते ना अपन। लेकिन इसको अगर आपको मतलब थियोरेटिकली सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इफ़ n इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इस इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखते हुए चीज़ों को लिखिए। n अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो किस किस को हम अज्यूम कर सकते हैं। 2q + 1 को हमने पढ़ा है कि ये एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। 4q + 1 को हमने पढ़ा है कि ये एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। और 4q + 3 को भी हमने पढ़ा है कि ये एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर 2q की फॉर्म में अज्यूम करना है तो 2q + 1 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन आप नोटिस करो कि अगर मैं नंबर को n को 2q + 1 अज्यूम करता हूँ, सपोज करो मैं n को 2q + 1 अज्यूम करता हूँ, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4q² आएगा। यानी अगर आप इसको n स्क्वायर करके देखो तो क्या आएगा, 4q² + 1 + 4q, और इसमें -1 कर दोगे तो -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का मल्टीपल आ जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए, 8 का मल्टीपल। सो ये चीज़ माइंड में रखते हुए स्टूडेंट्स जो सबसे पहला डाउट आता है ऐसे क्वेश्चन पे, सर आपको कैसे पता चलता है कि हम 2q + 1 की फॉर्म में अज्यूम करेंगे या 4q + 1 की फॉर्म में अज्यूम करेंगे ऑड इंटीजर को, या फिर हम 6q + 1 की फॉर्म में अज्यूम करेंगे। आप हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि विच काइंड ऑफ नंबर वी आर गोइंग टू अज्यूम। सो देखो स्टूडेंट्स, इसमें यही है कि एक तो प्रैक्टिस आपको आइडेंटिफाई करा देगी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पहले वे में अज्यूम करने लग जाओगे। दूसरा, हल्का सा ऑब्जर्वेशन आप नोटिस करो कि मुझे n स्क्वायर चाहिए, और n स्क्वायर अगर मैं n को यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 2 का स्क्वायर मिल रहा है, डेट इज 4। 4 अगर वहाँ पे आ रहा है कि हाईएस्ट इंटीजर जो आ रहा है वो 4 ही आ रहा है, तो 4 जाहिर सी बात 8 से डिविजिबल नहीं है ना, कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है, छोटा नंबर है 4 8 से। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस नंबर को तो यहाँ पे अज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि 2q + 1 भी एक और पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अभी इसको अज्यूम करके हमारा ये वाला क्वेश्चन हल नहीं होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अज्यूम लेट n = 4q + 1। अब देखो 4q + 1 की फॉर्म में अगर हमने अज्यूम कर लिया ना स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू टेक बोथ द केसेस। मतलब और तो ये भी नंबर हो सकता है, अगर 4q + 1 की फॉर्म में करना है तो और तो ये भी हो सकता है, तो दोनों केसेस को साथ में लेना पड़ेगा। तो लेट n = पहले अपन 4q + 1 को लिखते हैं, तो देन n² - 1 कितना हो जाएगा, n² - 1 हो जाएगा 4q + 1 होल स्क्वायर -1। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16q² + 1 + 8q - 1। सो ये कितना आ जाएगा, 16q² + 8q। अब आप नोटिस करो कि ये जो n² - 1 है, n² - 1, ये अगर मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूँ, या 8 चलो 8 अपन कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बच रहा है, q + 2q²। अब q एक इंटीजर था, यहाँ पे जो अपन एज्यूम करते हैं q एक होल नंबर या इंटीजर है, तो ये q + 2q² भी एक इंटीजर और होल नंबर आएगा, इसको अपन बोल देते हैं 8m सपोज करो। तो ये जो नंबर है n² - 1 8m के बराबर आ रहा है, तो n² - 1 क्या हो गया, n² - 1 डिविजिबल हो गया। यानी इफ n = 4q + 1 then n² - 1 is divisible by 8। पहली इंफॉर्मेशन क्लियर हुई, बात समझ रहे हैं। तो अगर अगर n 4q + 1 है तो n² - 1 8 से डिविजिबल हुआ। इसी तरह जो ये तो फर्स्ट केस हुआ। अब लेकिन 4q की फॉर्म में अज्यूम किया, तो 4q की फॉर्म के अंदर व्हाट वी हैव ऑलरेडी प्रूवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि 4q की फॉर्म के अंदर कितने ऑड नंबर होते हैं, 4q + 1 और 4q + 3। तो इसी केस को अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, इसी केस को अगर अपन आगे बढ़ाएं कि अगर n की वैल्यू, केस 2 अपन ये ले लेते हैं, n = 4q + 3, ये भी तो ऑड हो सकता है अगर आपने 4q की फॉर्म में लिखा हुआ है।
तो देन एन स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाएगा, देन एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 16q स्क्वायर प्लस 9 एंड 2 4 8 प्लस 3 24q, है ना। और ये आ जाएगा आपका -1। अब आप इसमें -1 करोगे तो एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी, एन स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू आएगी 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। अब इसमें आप 8 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 8 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू 8 कॉमन लीजिए तो अंदर आ जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 3q एंड प्लस 1। अब q की q होल नंबर है तो ये पूरा एक इंटीजर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ एन स्क्वायर, अगर इफ n इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3 देन ऑल्सो एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा था कि अगर शो डेट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 8 इफ एन इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अगर एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको ये प्रूव करना है कि वो डिविजिबल बाय 8 होगा, क्या, एन स्क्वायर माइनस वन। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर सबसे छोटा ऑड नंबर को कंसीडर करने का फॉर्म देखा जाए तो वो 2q की फॉर्म में अज्यूम किया जा सकता है, लेकिन 2q प्लस 1 की फॉर्म में अज्यूम किया जा सकता है। तो 2q प्लस 1 का जो स्क्वायर है, ऑब्वियसली बात है वो हमें इसकी परमिशन नहीं दे रहा है कि हम इसको उस फॉर्म में अज्यूम करें, क्योंकि जाहिर सी बात है 2q प्लस 1 के स्क्वायर के अंदर जो हाईएस्ट इंटीजर आपको नजर आ भी रहा है वो 4q आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि कॉमन लेने पे 8 से कैंसिल होगा नहीं, 8 का मल्टीपल बनेगा नहीं। तो इसलिए हमने उसके ऊपर ऑर्डर वाला यानी 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को अज्यूम किया है। अगर यहाँ पे मान लो 64 होता या अगर यहाँ पे 16 होता तो आप 8 की फॉर्म में भी अज्यूम कर सकते थे। 8 की फॉर्म में अगर नंबर अज्यूम करना है, अगर आपको 8 की फॉर्म में अगर मान लो नंबर अज्यूम करना है तो आप किस फॉर्म में अज्यूम करोगे, है ना। जैसे कि अगर आपको मान लो इफ़ आई आस्क यू हैव टू नंबर अज्यूम द नंबर इन 8q, तो 8q प्लस 1, 8q प्लस 2, 8q प्लस 3, 8q प्लस 4, कहाँ तक जाएगा रिमाइंडर, 7 तक जाएगा। 8q प्लस 5, 8q प्लस 6, 8q प्लस 7। अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि ये जितने भी नंबर हैं, अगर आपको इवन नंबर की बात कर रहे थे, सारे इवन नंबर के केस कंसिडर किए जाएंगे और सारे ऑड नंबर के केस कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि हाउ वी आर गोइंग टू अज्यूम द नंबर इन एनी केस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तब ये क्वेश्चन और करते हैं। और आई थिंक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका सारे जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके लिए इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। देखिए, आप ये समझिए कि जो आपको नोट्स भी मिलेंगे PDF फॉर्म में, अगर आपको नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे, उसमें जो रियल नंबर का यूनिट है, यूनिट 4 है, आप उस चैप्टर को स्टार्ट करिए और उसकी जो सेक्शंस रिव्यू वगैरह हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, है ना। आप NCERT को भी स्टैंडर्ड मान के करते रहे क्वेश्चंस, नो इशू। लेकिन बिकॉज वी आर डूइंग वी हैव सेट द पैटर्न इन सर्टेन वे, चीज़ों को हम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। जैसे हम पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं हमने जो सेट तैयार किया है, यानी एक कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हमने एक सेक्शन रिव्यू डाला हुआ है हर कंसेप्ट को समझने के बाद, है ना। अगर आप वो PDF देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो पूरा जो थ्योरी है उसमें बीच बीच में एक सेक्शन रिव्यू है, और उस सेक्शन रिव्यू के अंदर करीब 5, 6, 7, 8 डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चंस हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। उसमें कोई डाउट्स रहे, कोई आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर पूछते रहें, है ना। साथ साथ आप उसको डाउट्स को भी लेते रहें, गेटिंग एट द पॉइंट। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले सेम कंसेप्ट पे, और ये भी बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that Euclidean division lemma to show that the cube of any positive integer, show that the cube of any positive integer is either of the form 9m plus 1 or 9m plus 8 for some m
बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब क्या है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन को एनालाइज करने से पहले आप क्वेश्चन के वर्डिंग पे ध्यान दीजिए। हमें यूक्लिड लेमा डिवीजन को लेते हुए ये शो करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है क्या है। सबसे पहले तो ये समझ, अगर उसी को लेके यूज़ करना है तो ये अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है बताइए। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। अगर ये चीज़ क्लियर है, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, तो आगे का क्वेश्चन अब आसान हो जाएगा कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो ये कह रहा है कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका क्यूब इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। यानी उसका क्यूब करो तो वो तीन फॉर्म में से कोई एक फॉर्म तो पक्का देगा ही देगा। जहाँ पे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का ही फॉर्म नजर आ रहा है 9 का, लेकिन यहाँ पे जो b की वैल्यू वो 9 आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वी आर गोइंग टू अज्यूम एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने आपको बताया था, शुरू में बताया था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर को अपन किस फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कि जो दुनिया में जितनी पॉजिटिव इंटीजर हैं उसको अज्यूम करने का फॉर्म क्या चेक किया था। आप यहाँ पे नोटिस करिए, हमने नोटिस किया था कि 2q+1 की फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं, या 3q की फॉर्म में अज्यूम करना हो चाहो तो 3 टाइप में अज्यूम कर सकते हैं, 4q की टर्म में फॉर्म में करना चाहो तो 4 टाइप में अज्यूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में क्लियर हैं स्टूडेंट्स, तब आपको ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन का फंडा क्लियर होगा कि शो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर को जब अज्यूम करने की बात आएगी तो हम कैसे अज्यूम करेंगे। हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शन से हम ये ऑप्शंस भी ले सकते हैं कि हम 2q की फॉर्म में अज्यूम करें। द मोमेंट आई टूक फॉर्म 2q और 2q+1, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसका क्यूब, तो अगर इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 क्यूब। अगर इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8 क्यूब। तो 8 क्यूब या तो 9m की, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9m या 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म का होना चाहिए। यानी मल्टीपल किसका आ रहा है, 9 का आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा या यहाँ पे भी 2 का क्यूब करूंगा तो कभी भी 9 का मल्टीपल आएगा क्या, नेवर, बिकॉज 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो 9 का तो मल्टीपल पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट। गेटिंग इट द पॉइंट। सो यहाँ पे मुझे पॉइंट क्लिक करेगा कि स्टूडेंट्स आई कांट अज्यूम एनी पॉजिटिव इंटीजर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आइदर इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q+1। सो यहाँ से मुझे हिंट मिल रहा है कि दिस इज गिविंग मी हिंट कि मैं किस फॉर्म में नंबर को अज्यूम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। आपको दिमाग हिट कर रहा होगा कि अगर मुझे यहाँ पे इसकी जगह 9 चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या, कौन सा नंबर अज्यूम करना पड़ेगा, बेसिकली 3 की फॉर्म में अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि 3q का क्यूब जो होता है वो होता है 27 क्यूब। और फिर आप जैसे कि अगर मान लो 27 क्यूब आ जाता है यहाँ पे, तो 27 क्यूब में 9 को अलग करके 3q क्यूब कर दो और फिर इसको लिख दो कि एक अलग पॉजिटिव इंटीजर है, इसको आपने 9m बोल दिया, तो 9m का फॉर्म आ गया। ठीक है ना। तो ये चीज़ कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो केस 1 अपन ले सकते हैं, अगर मैं नंबर को अज्यूम कर रहा हूँ 3 की फॉर्म में, तो बेसिकली 3 केस होंगे। पॉजिटिव इंटीजर को कैसे अज्यूम किया जा सकता है, आइदर सपोज करो इफ n इज इक्वल्स टू 3q, तो ये एक पॉजिटिव फॉर्म हो गया। तो n क्यूब कितना हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा 27q क्यूब, दैट इज नथिंग बट 9 टाइम्स 3q क्यूब, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 9 टाइम्स m। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n 3q है तो n क्यूब क्या आ रहा है, इज इन द फॉर्म ऑफ 9m आ रहा है, ये भी क्लियर हो रहा है। अब केस 2 में अगर आप नोटिस करो कि अगर मैं केस 2 के अंदर मैं अज्यूम करता हूं कि अब देखो केस 2 में 3q हो गया, दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है 3q+1 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो अगर 3q+1 का क्यूब करे जाए अपन, तो 3q+1 का क्यूब यानी a+b का होल क्यूब। सो a+b का होल क्यूब में क्या आता है, अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी आपके लिए लिख लूँ, डेट वी हैव लर्न इन क्लास 9, a+b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a²b। ये आइडेंटिटी सबको याद होगी होपफुली, 3a² प्लस 3ab²। तो ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो इसमें मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ। सो 3q+1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 3q का क्यूब, ओके 3q का क्यूब कितना होता है 27q क्यूब। तो डेट कम्स आउट टू बी 27q क्यूब प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे 3a²b, तो 3 टाइम्स a² डेट इज 3q का होल स्क्वायर, डेट इज 9q², 9q² इंटू 3 डेट इज नथिंग बट 27q², ओके, एंड प्लस 3ab², तो डेट कम्स आउट टू बी 9q। अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो, इस फॉर्म में आप नोटिस करो कि अगर मैं 9 इन तीनों में से 27q क्यूब
27q² एंड 9q में से 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके लिए 3q³ प्लस 3q² एंड प्लस q प्लस 1 को अलग रखा है। अब इसको क्योंकि q एक इंटीजर है तो q3q³ प्लस 3q² प्लस q एक नया पॉजिटिव इंटीजर m कंसिडर कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 9m प्लस 1 का फॉर्म आ जाएगा। यानी अगर अपन n को कोई पॉजिटिव इंटीजर को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 का फॉर्म अज्यूम करते हैं, तो या तो नंबर 9m आ रहा है या 9m प्लस 1 आ रहा है, किसका, नंबर का क्यूब, ठीक है ना। अब लास्ट केस आपको ऑब्वियस सी बात है कि समझ में आ रहा होगा कि लास्ट केस इस केस में क्या बन सकता है। केस 2 तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये 3q प्लस 1 तक फॉर्म जाएगा। तो लास्ट केस, इस केस में अगर अपने को पॉजिटिव इंटीजर को 3q की फॉर्म में अज्यूम करना है, तो लास्ट केस हो सकता है n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ओके, सो डैट कम्स आउट टू बी n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब n क्यूब कितना हो जाएगा इस केस में, अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी दैट विल गिव मी 27q³ प्लस 8। ओके, 2 का क्यूब दैट इज नथिंग बट 8 एंड 3a²b, तो 3a²b कितना हो जाएगा, 3a²b हो जाएगा आपका 3 3 9 2 18 3 54q², गेटिंग इट दिस पॉइंट, एंड 3ab² दैट इज 3 9 2 9 4 36q, so that comes out to 36q। अगेन मैं 27q³ 54q² एंड 36q के अंदर में 9 कॉमन ले लूँ, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पर अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो इट कम्स आउट टू बी 3q³ प्लस 9 6 54² प्लस 9 4 36 एंड प्लस 8, और इसको 3q³ प्लस 6q² एंड 4q को मैंने एक नया पॉजिटिव इंटीजर नाम दिया m, तो ये किस फॉर्म का आ गया, 9m प्लस 8 का फॉर्म आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ कि यूज इक्वलेट डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आ सकता है, या तो 9m के फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में आएगा। तो ये आसानी से शो कर रही है, और ये मेरे दिमाग में आया कि या तो मैं 3q की फॉर्म में अज्यूम करूंगा, या 3q प्लस 1 की फॉर्म में अज्यूम करूंगा, या 3q प्लस 2 की फॉर्म में अज्यूम करूंगा। तो जिस भी फॉर्म में मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसका क्यूब करता हूँ, तो या तो मुझे 9m की फॉर्म का मिल रहा है, या 9m प्लस 1 की फॉर्म का मिल रहा है, या 9m प्लस 8 की फॉर्म का मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है क्या? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, ये अगर आपके कंसेप्ट की समझ में अच्छे से आता है, तो इसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, आप अपने सेक्शन रिव्यू में जाइए, जो आपको नोट्स मिल रहे हैं उसमें सेक्शन रिव्यू में जाके सारे एग्जाम्पल करिए, उसमें कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिए स्टूडेंट्स, है ना। ऐसा कोई डाउट्स आप पाइल अप मत होने दीजिए। और मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, और उस होमवर्क के लिए हिंट भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं उस होमवर्क के लिए हिंट नहीं दूंगा, आपके लिए हिंट भी दूंगा कि आप उस क्वेश्चन के लिए अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आपके घर के लिए, तो आप होम असाइनमेंट के फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन है शो डैट ओनली, अगर नहीं आया तो इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। शो डैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 2 and n plus 4, show that one and only one out of n plus 2, n plus 4 is divisible by 3, where n is any positive integer, where n is any positive integer। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप पहले कंसेप्ट को अच्छे से, थ्योरी को पहले पूरी अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, देन इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको n या n plus 2 या n plus 4 में कोई एक नंबर ही है जो 3 से डिविजिबल होगा। द मोमेंट ये मैं कह रहा हूँ कि 3 से डिविजिबल होगा, तो n plus 2 और n plus 4 को आपको किस फॉर्म में अज्यूम करना पड़ेगा, यानी n को आप क्या अज्यूम कर सकते हो, 3 की फॉर्म में अगर अज्यूम करोगे तो क्वेश्चन हिट हो जाएगा। अब अगर n को मैंने 3 की फॉर्म में अज्यूम किया तो 3 केसेस बनेंगे, अगेन 3 केसेस बनेंगे, यानी n को मैं 3q लिख सकता हूँ, या 3q प्लस 1 लिख सकता हूँ, या 3q प्लस 2 लिख सकता हूँ, तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तीनों केसेस को सारे तीनों पार्ट देखने पड़ेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको हिट करना है, ठीक है। आप ट्राई करिए, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। और इस क्वेश्चन को आप अगर आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हो तो इसका मतलब आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्बा का ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके।
नाउ अब अपन आ जाते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, वो है डिवीजन एल्गोरिथम को एचसीएफ की फॉर्म में कैसे लिखना है ना, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज जो है, जो एप्लीकेशन है वो एचसीएफ निकालने में भी आ सकता है काम। तो इसका अपन कंसेप्ट चेक करते हैं, ठीक है। अब ये थ्योरम भी है। थ्योरम क्या है? थ्योरम को ऐसे समझो, थ्योरम तो वही है जो अपन ने स्टेटमेंट लिखा था, रीस्टेटमेंट है डिवीजन एल्गोरिथम का, कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है ना, इफ आपके पास ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, और अगर ये टू पॉजिटिव इंटीजर है तो इनके बीच में एक रिलेशन सेटिस्फाई करेगा सच डैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इस पर हमने काफ़ी बहस कर ली है, काफ़ी बात कर ली है, इसमें होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अब तक बिल्कुल के लिए आप लोगों के लिए। तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, देन एवरी कॉमन डिवीजर, अब ये जो एवरी कॉमन डिवीजर है इसको क्या बोल सकते हैं, जो एचसीएफ है, एचसीएफ की काइंड ऑफ थिंग होता है। तो एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी, एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी, कॉमन जो ए और बी का कॉमन डिवीजर है, ए एंड बी, इज ए कॉमन डिवीजर ऑफ बी एंड आर, इज ए कॉमन डिवीजर ऑफ बी एंड आर। मतलब क्या है, सॉरी, कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी देन इज ए कॉमन डिवीजर ऑफ बी एंड आर, सॉरी, कॉमन डिवीजन, एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी इज ए कॉमन डिवीजर ऑफ क्यू एंड आर, सॉरी, है ना, इट कम्स आउट टू बी कॉमन डिवीजर ऑफ क्यू एंड आर। यानी अगर ए और बी का जो कॉमन डिवीजर है वही, सॉरी, बी और आर का भी कॉमन डिवीजर है, आई एम जस्ट ए स्लिप ऑफ टंग, अगर ए और बी का कोई कॉमन डिवीजर है तो वो बी और आर का भी कॉमन डिवीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं, अगर इसमें आप क्लियरिटी लाना चाहते हो तो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि अपन 6 को लिखें, 6 को, चलो 7 को लिख लो, चलो 6 की अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 6 से एग्जाम्पल लिया हमने, डिवाइड किया 6 को 3 से, सो 3 टाइम्स 2 प्लस 0। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ 6 एंड 3, 6 एंड 3 को जो डिवाइड कर रहा होगा वही किसको डिवाइड कर रहा होगा, 3 और 0 को भी डिवाइड कर रहा होगा। जैसे कि अगर आप 6 का डिवीजर, यानी 6 और 3 का कॉमन डिवीजर कौन है, 3 है, तो 3 और 0 को भी कॉमन डिवीजर कौन आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कॉमन डिवीजर का टर्म कहाँ से निकला है, एचसीएफ से निकला हुआ है, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट को अगर मैं थियोरेटिकल लिखूं, यानी इसी डिवीजन एल्गोरिथम को थियोरेटिकली और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी अपन ये बोल सकते हैं, सिंस एनी कॉमन डिवीजर of A and B is a common divisor of B and R, ये थ्योरम अपन ने डिस्कस कर ली है ना। ये थ्योरम कहती है अगर A और B का कोई कॉमन डिवीजर है और वो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो कॉमन डिवीजर A और B का होगा वही कॉमन डिवीजर किसका होगा, कॉमन डिवीजर ऑफ B एंड R का होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो B और R डिवीजर का मतलब कॉमन क्या मतलब है, तो हैंस हम ये समझ सकते हैं, हैंस द हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर का नाम बता सकते हो क्या, अपन ने जो प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किया, किस नाम से डिस्कस किया, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जो भी आप समझो। तो ये जो है ना, हैंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी is the highest common factor, is the highest common divisor of B and R, highest common divisor of B and R, ओके। तो ये चीज़ क्लियर होने के लिए इस कंसेप्ट में अभी अपन को और डीप करना है थोड़ा सा। तो पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अपने पास हाईएस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है। तो ये कंसेप्ट यूज़ करके हम एचसीएफ निकालेंगे किसी 2 नंबर का,
है ना। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा अभी आपको, लेकिन पहले थ्योरी समझ लेते हैं कि थ्योरी क्या कह रही है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को हमने अप्लाई किया है कि दुनिया के अंदर अगर ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इनका कोई ना कोई कॉमन डिवीज़र होगा। अगर जैसे जिसका कोई कॉमन डिवीज़न नहीं होता उसका कॉमन डिवीज़र क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि प्राइम नंबर्स का कोई कॉमन डिवीज़न नहीं होता, जैसे कोई 2 प्राइम नंबर ले लूँ, 2 और 3 ले लूँ, तो इसका कोई कॉमन डिवीज़र होता है क्या, नहीं। ये सारे नंबर 1 से डिविजिबल तो होते हैं। तो अगर जिसका आपको कहो सर ऐसा नहीं है, सारे सबके सब नंबर के कॉमन डिवीज़र एग्जिस्ट करते हैं क्या, अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो एटलीस्ट उसका HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है और ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो जो ए और बी का कॉमन डिवीजर होगा ना वही बी और आर का होगा। इससे क्या होगा कि ए और बी कोई बड़े नंबर है ना तो बी और आर की फॉर्म में इसको छोटे नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी उसका HCF निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर इसका एप्लीकेशन देखें यहाँ पर, इफ़ यू वांट टू सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देन वी विल मूव टू अगेन टू द थ्योरेटिकल पार्ट, ताकि एग्जांपल से क्या चीज़ें क्लियर होंगी। यूज यूक्लिड लेमा और यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड यहाँ से भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, इसको अपन नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ बने हैं। टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576, तो ये अपने को यूज़ करते हुए इसका HCF लेना है। तो देखो 4052, ठीक है ना, 4052 को आप अज्यूम कर लो कि ये है आपका B और 12576 बड़ा नंबर है, इसको आपने A लिख लिया है। दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, बिल्कुल हैं। तो 1257 और 4052 के बीच में क्या ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। और R की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी आएगी और 4052 से छोटी आएगी, ठीक है ना। तो अगर 12576 बड़ा है तो मुझे A को अज्यूम करना पड़ेगा 12576 और B को मुझे डिवीज़र मानना पड़ेगा और ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है ना। तो जो A और B का कॉमन डिवीज़र होगा, यानी मुझे HCF निकालना है A12576 4052 का, यानी A और B का HCF निकालना है, वही B और R का भी HCF होगा। बात समझ लो, वही B और R का HCF होगा। तो जो स्टेप्स हैं इसमें HCF निकालने के लिए वो आपके लिए दिमाग में होने चाहिए। जो पहला स्टेप होगा कि हम इसको अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, और यहाँ पे अपन जो होल नंबर है Q और R, यानी Q और R यहाँ पे कोशेंट और रिमाइंडर है वो लिखते चले जाएंगे। अगर मान लो R 0 आ जाता है, जैसे ही द मोमेंट आई टुक आउट द R इक्वल्स टू 0, कहीं ना कहीं तो जाके 0 होगा, ठीक है ना। तो जो B होगा, ये जो पार्ट होगा, जो डिवीज़र होगा, वो HCF हो जाएगा A और B का। बात समझ लो। और अगर R 0 नहीं होता तो हम इसको अप्लाई करते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करो, मैं अगर यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम लगाऊँ तो 12576 को आप डिवाइड करिए 4052 से, तो आपके पास कोशेंट आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा आपके पास 420, ठीक है ना। 12576 को आप लॉन्ग डिवीज़न एल्गोरिथम से डिवाइड करके देखिए। तो ये तो क्वेश्चन आपने कर लिया होमवर्क के लिए, तो आप इसको 12576 को आप डिवाइड करिए 4052 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो ये कितना आ रहा है कैंसिल होने पे, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 420 आ रहा है, कोशेंट 3 आ रहा है। तो ये मैंने फॉर्म लिख लिया। अब जो 12576 का और 4052 का कॉमन डिवीज़र होगा वही 4052 का 420 का होगा, वही 4052 का 420 का यही होगा। यही तो मतलब है ना, जो A और B का HCF होगा वही B और R का होगा, ये थ्योरम करिए। तो जो 12576 का होगा वही 12576 और 4052 का होगा वही 4052 और 420 का होगा। यानी अब मुझे किस में बीच में लगाना है, दो पॉजिटिव इंटीजर और मिल गए, कौन से, 4052 और 420। तो 4052 और 420 में मैंने HCF लगाया। तो 4052 को जब आप 420 से डिवाइड करते हो तो आपको कोशेंट मिलता है 9 और रिमाइंडर मिलता है 272। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यानी इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। यानी जो HCF आपका 12576 और 4052 का होगा वही 4052 और 420 का होगा, और वही स्टूडेंट्स 420 और 272 का होगा। बात समझ लो। तो ये आपकी एक चेन बनती चली जा रही है। तो यानी मैं 420 और 272 में भी ये रिलेशन लगाऊंगा। तो अब मेरा जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 1 आएगा और रिमाइंडर जो आएगा 148 आएगा। अगेन मैं आपसे वापस से चेन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12576 और 4052 का जो HCF होगा वही 4052 और 420 का होगा, वही आपका जो 420 272 का होगा
वही 272 और 148 का होगा, ठीक है ना। 420272 का जो होगा वही 272 और 148 का होगा, तो इसका मतलब 272 और 148 पे भी एक रिलेशन लग जाएगा। इसमें भी अगर मैंने रिलेशन लगाया तो 272 को अगर मैं 148 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्वोशंट 1 आएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो 124 बचेगा, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते जाएंगे। अब क्या आंसर आ रहा है, अगेन जो 272 और 148 का जो डिवीज़न जो आपका कॉमन फैक्टर आएगा वही 148 और 124 का आएगा, तो अगेन हमने इसमें चेन लगा दी। बात समझ रहे हो ना, एक और बी का जो एचसीएफ है वही बी और आर का है, यही थ्योरम है। तो मैंने वापस से क्वोशंट 1 लिखा और रिमाइंडर अब कितना आएगा, 24 आएगा। अब वापस से 124 और 24 का और 148 और 124 का सेम एचसीएफ होगा, तो हमने इसमें वापस से लगाया, यानी 124 टाइम्स 24। सो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 124 और 24 का जो एचसीएफ होगा वही 24 और 4 का होगा। तो मैंने इस बार जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 4 इंटू 6 और रिमाइंडर कितना हो गया, 0, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो कि जो 24 और 4 का कॉमन फैक्टर है वही 4 और 0 का है, और 4 और 0 का कॉमन फैक्टर क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, तो डिवीजर एट दिस स्टेज कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो डिवीजर आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो ये जो डिवीजर है, फाइनल डिवीजर है जिससे रिमाइंडर 0 हो रहा है, ये हमारा क्या बनेगा, हमारा एचसीएफ बनेगा। तो आप नोटिस करो, वापस इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लैम्बा हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है 12576 और 4052 का। तो अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो मुझे यूक्लिड डिवीजन लैम्बा की थ्योरम यूज़ करनी है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कह रही है कि अगर ए और बी आप कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं सच दैट उनके बीच में ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का जो एचसीएफ होगा वही बी और आर का एचसीएफ होगा। अगर ये बात समझ में आती है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का एचसीएफ निकालो यूक्लिड डिवीजन फॉर्म में, या बी और आर का निकालो, एक ही बात है। तो यानी 12576 का एचसीएफ निकालो, ठीक है, या 4052 का एचसीएफ निकालो, सॉरी 12576 और 4052 का एचसीएफ निकालो, या 4052 और 420 का निकालो, एक ही बात है। तो 1256 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो नहीं रहा 4052 से, तो हमने 4052 और 420 को चेक किया, फिर 420 और 272 को चेक किया, फिर 272 148 को चेक किया, फिर 148 124 को चेक किया, चेन बनती चली गई। फाइनली 24 और 4 को चेक किया तो 24 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, तो इसका मतलब 24 और 4 का जो एचसीएफ है वही 12576 और 4052 का भी एचसीएफ है। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर बन जाएगा एचसीएफ ऑफ 12576 and 4052 is nothing but equals to 4. So this is the answer for this particular question. तो इसी कंटेंट को अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थियोरेटिकल फॉर्म में अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ये जो स्टेप्स है ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये जो अपन ने जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखवाए हैं डिवीजन एल्गोरिथम के लिए, इसको आप अच्छे से समझो। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम आपको पता है कि वेल डिफाइंड मैनर का एक कंसेप्चुअल स्टेप्स है, जिससे यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम चलाते चले जा रहे हैं। ये सारा एल्गोरिथम का एक स्टेप है, ठीक है ना। ये जो स्टेप है ये एक डिवीजन एल्गोरिथम का एक स्टेप है जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए लेके चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम यूज़ करते हुए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द यूक्लिड डिवीजन लेम्बा एंड दिस इज द टेक्निक टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ ए गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n, सो व्हाट यू हैव टू डू, m यहाँ पे बड़ा होना चाहिए तो m को आप n की फॉर्म में लिख लो, m इक्वल्स टू n क्यू प्लस r, और अगर r किसी स्टेप में 0 आ जाता है, ठीक है ना, देन द एचसीएफ विल बी n, जो डिवीजर है वही एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर r 0 नहीं आता स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे 0 नहीं आ रहा था, ठीक है ना, कई स्टेप्स के बाद फर्स्ट स्टेप पे नहीं आया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, अगर r 0 नहीं आता है देन वी हैव टू अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्बा टू n एंड r, वापस से फिर n और r में अप्लाई कर दो। जैसे इस केस में अगर आप देखो 1257 और 4052 में r 0 नहीं आया, तो हमने किस में लगाया, n, यानी जिससे डिवाइड किया 4052 के अंदर और 420 के अंदर हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्बा लगा दिया, ठीक है ना। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल वी गेट द रिमाइंडर एज 0। नाउ द डिवीजर एट दिस स्टेज, जो फाइनली जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, यानी यहाँ पे आप देखो 24 और ये 4 डिवीजर है, तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है जिस स्टेप में, उसका जो डिवीजर है वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, विल बी द एचसीएफ ऑफ m एंड n। So this is how the steps deal with the, this is how the we are going to apply the Euclid division lemma.
अच्छा, इस स्टेज को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या बोला, हमने आज की क्लास में थोड़ा सा जो लास्ट कंसेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का कंसेप्ट हमने आइडेंटिफाई करा कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का जो कंसेप्ट है उस पर ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड के अंदर। तो जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसके अंदर जो बेसिक क्वेश्चन था वो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा कि किसी नंबर को किस फॉर्म में अज्यूम करा जाता है और उसका डिविजिबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है, कैसे मल्टीपल निकाला जाता है, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन। उसके बाद एक होमवर्क दिया और उसके बाद आज हमने जो एचसीएफ निकालने का जो कंसेप्ट था, ये थियोरेटिकली हम एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके, वो कंसेप्ट देखा कि जो ए और बी का एचसीएफ होगा वही बी और आर का एचसीएफ होगा। ये अगर आपको क्लियर है, ये थ्योरी अगर क्लियर है तो इसी कंसेप्ट को अपन आगे बढ़ाएंगे और इसको आप पढ़ के आइए। कोई डाउट्स हो, कोई ऐसा कोई क्लियरिटी नहीं आई हो कंसेप्ट के अंदर, थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझने के लिए, तो आप इसको ज़रूर, आप इसको समझने के साथ साथ मुझसे आप इंटरेक्ट ज़रूर करिए। जितना आप मुझसे पूछेंगे उतना मेरे को पता चलेगा कि आपको कितना क्लियरिटी है कंसेप्ट को लेके। तो इसको बिल्कुल भी आप इजी गोइंग में जाने मत देना, है ना। अगर ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आसानी होती चली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वापस से मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, ओके, बाय।